चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और ख़त्म करते हैं अपने पेंशन सेक्टर को और इसके लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, जो भी आपने ये 5 टॉपिक्स कवर किए यहाँ पे, इसके अंदर ये आपस में रिलेटेड थे। ये पांचों टॉपिक्स का आपस में लेना देना था। बट दिस इज समथिंग एल्स, जिसके अंदर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स आइडिया हो। क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और इससे जुड़ी हुई और तमाम जानकारियां। ठीक है, तो इसके इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को हम समझेंगे बहुत ही गहराई में, बट साथ ही में ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के बारे में। इसमें इतना ना डूब जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में बहुत मेजर सब्जेक्ट है, जिससे कि बहुत बड़े बड़े सवाल भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ इसके बारे में एक ऊपर से आइडिया होना चाहिए। जो ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में हो सकता है बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो, बट अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स उनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। और इवन अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो उनको भी जो बेसिक्स पता होंगे और जो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है उन दोनों के बीच में एक गैप हो। इसलिए रिकमेंड किया जाएगा कि आप इस पूरी सीरीज को एक बार देख लें। 4-5 वीडियो होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर होगा, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के पूरे बेसिक्स को कवर कराया जाएगा। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्लाइड, जो कि एक एजुकेशन इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के द्वारा। इन्होंने एक स्लाइड यहाँ पे पेश की हुई है, आपको इसको वेबसाइट पे मिल जाएगी इजीली, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को ब्रीफ करके बताया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे कैटेगराइज किया है, और आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज एन इनिशिएटिव किसके द्वारा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो इसके अंदर बेसिकली 4 एरिया के ऊपर बात की गई है। कौन से 4 एरिया है? नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो सिर्फ यही पढ़ना है और तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमें है नहीं, तो नहीं। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो कह दिया, इसके अंदर बहुत ही बेसिक रखा है, बहुत ज़्यादा बेसिक रखा है। इसलिए हम इसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को भी कवर करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को भी कवर करेंगे, और इन्वेस्टिंग के लिए क्या फैक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसको भी कवर करेंगे। कहने का मतलब है कि ये पूरी स्लाइड हम कवर करेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर ली, जब हमने इन चारों बातों को कवर कर लिया। ठीक है, बहुत ही कुछ लेमन बातें भी होंगी यहाँ पे, तो कोई आप ऐसे ये ना समझें कि ये क्या ही बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स देखने जा रहे हैं तो बच्चों वाली बातें भी होंगी, बट छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रख लेनी है, इसके माध्यम से याद कर लेना है, या किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है उसको रिलेट कर लेना है, ताकि ओवरऑल आपका काम हो पाए। बट बातें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल की ही होंगी, बहुत बच्चों लेवल की ही होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है ऑलरेडी आपको इसमें से पहले से पता हो। चलिए सर, ये बात भी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहला सवाल आता है नीड फॉर बेसिक, नीड फॉर सेविंग्स। भैया क्या नीड है, क्या जरूरत पड़ती है सेविंग्स की? तो नीड आपको डिसाइड करनी होती है कि आपको सेविंग्स करनी किस चीज़ के लिए है, क्या आपको लाइफ में अपने प्लान करना है। कुछ इस टाइप से आपके 5 नीड्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको सेविंग करनी है, ताकि कल को जब अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा अवेलेबल हो। चाइल्ड्स मैरिज हो सकता है, अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं आप, आपको घर खरीदना है आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वेकेशन प्लान करना है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप सेविंग कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी तो होती है, क्या आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपने इसके लिए पैसे बचा के रखे हैं? क्या आपने वेल सेविंग की हुई है? तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू बी इन योर माइंड, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन यहाँ पे पहले से करके चलना है। ठीक है सर, दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट बेसिक एलिमेंट। नाउ सेविंग प्लान आपका कैसा होना चाहिए, कितना हम सेव करें ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से उसको प्लान किया जाए वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इसका प्राइमरी रूल जो होता है वो ये होता है कि भैया जितनी जल्दी सेविंग करना शुरू कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखेंगे इस वाली बात का, कि जिसने पहले सेविंग करना शुरू कर दिया उसको इसका कितना बड़ा फायदा मिला एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिसने सेविंग करना शुरू किया था देर से। ठीक है, तो वो हम कंपाउंडिंग के पावर को समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली अमाउंट वाइज लेके चलेंगे और इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वहां पे। बट द थिंग इज कि सेविंग प्लान करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ रेगुलरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपने आज सेविंग किया, उसके बाद आप भूल गए, सपोज करो आप 21 साल के थे, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और आप उसके बाद इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो 60 साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी रिटायरमेंट प्लान हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप बाकी सारे काम कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी की एक अपनी भूमिका है। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा सेविंग करने के लिए, रेगुलरली इन्वेस्ट करना रहेगा। उसके बाद
एक होता है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ कि आप दिन रात काम करें, आप मेहनत करें, बट साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका पैसा है वो भी आपके लिए मेहनत करे, जो आपका पैसा है वो आपके लिए काम करे। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और आप उससे पैसा अर्न कर रहे हैं, साथ ही में आपको ये भी इंश्योर करना है कि उस पैसे से आप इतना सेव कर पाएँ और इस तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए भविष्य में काम कर सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पास सर 5 लाख रुपए होंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तब हम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल छोटे अमाउंट से भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा पैसा है, इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग कीजिए। आपको बड़े अमाउंट के बारे में नहीं सोचना, वो छोटा पैसा ही कब बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि पैसा बड़े होने का इंतजार नहीं करना, छोटे पैसे से ही आपको शुरू कर लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज सेविंग फर्स्ट। अब जनरली इंडियन कल्चर में क्या होता है, आप देखेंगे कि लोग पहले पैसा कमाते हैं, उसमें से खर्च कर देते हैं, फिर जो बचता है कहते हैं यार इस पैसा बच रहा है, इसको बताओ कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसकी बात करेंगे। दिस इज द रॉन्ग सिनेरियो। राइट सिनेरियो क्या है कि आप अपने इनकम में से पहले ही सेविंग्स को अलग कर लीजिए, जो कि आपने डिसाइड किया हुआ था। अगर आप 100 रुपीज़ अर्न किए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें से अगर 30 रुपीज़ सेव करना है तो 30 लेस कीजिए और कहिए कि आप 70 ही बचाए, इसी से सारे खर्चे मीट आउट करने हैं। आपका सेविंग जो है वो प्रायोरिटाइज होना चाहिए, एक्सपेंसेस के बाद का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली कि आपकी जो भी सैलरी है उसका 70-80% ही जो है वो आपका इनकम है, बाकी जो आपका है वो आपका सेविंग का पार्ट बनेगा। जो 20-30% है वो आपका सेविंग का पार्ट बनेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप क्या सेव कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है, बट इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी सेविंग जो है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, एक्सपेंस के बाद की सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी सेविंग की जो बच जाएगा वो बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। बचाना आपको पहले है, खर्च उसके बाद करना होता है। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ सेविंग। ठीक है सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ इनकम इन जनरल लाइफ। क्या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं किसी भी व्यक्ति के पास? तो भैया जब आप प्रोफेशन में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप कमाते हैं, ये तो सभी के लिए है। दिस इज नथिंग, दिस इज फॉर एवरीवन। कि भैया अगर आप जॉब में हैं तो आप सर्विस करते हैं तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, प्रोफेशनल्स है तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, कंसल्टेंट है तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ से कुछ अर्न करते होंगे, एज द केस में बी। दीज आर द कॉमन थिंग जो कि सबको पता है। द थिंग इज कि जो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ पैसे ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट से अर्न कर सकते हो, विच कैन बी योर सोर्सेज ऑफ इनकम। वो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकते हैं। क्या है ऐसे पैसे? आप रेंटल इनकम कमा सकते हो, ये है जो सभी के लिए है। सर्विस जो करेंगे वो हो सकता है बिजनेस ना कर पाए, बिजनेस जो करेंगे हो सकता है वो प्रोफेशनल ना हो पाए, बट दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो कि सभी के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकता है। नंबर 1 इज रेंटल इनकम। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की हुई है तो आपका वहां से एक रेंट अर्न किया जा सकता है, जो कि आपका सोर्सेज ऑफ इनकम बनेगा। आपको इंटरेस्ट के रूप में आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आप डिविडेंड्स के रूप में इनकम जनरेट कर सकते हो, और कैपिटल गेन के रूप में भी कर सकते हो। जब आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और उसको अच्छी जगह आप अगर सेल करोगे, सही टाइमिंग के साथ सेल करोगे, तो जो उसका आपको गेन मिलेगा, दैट इज योर कैपिटल गेन, वो भी आपका काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है। तो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम विच यू कैन एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एक तो हमें पता है कि हम तो अपने आप में हम कहते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्कर हैं, हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बट हम ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए मेहनत कर रहा है। मतलब कि इन प्रोफेशन यू वर्क हार्ड टू जनरेट इनकम, नो डाउट इन दिस कि आप बहुत मेहनत करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, और आपको पता है कि ये काम कैसे करना है। यू नो दिस वेरी वेल कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। सेम चीज इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखनी है कि योर मनी वर्क्स हार्ड टू जनरेट रिटर्न्स। आपके जो पैसा है, जो रखा हुआ पैसा है, उसको भी उतना ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि वो आपको रिटर्न जनरेट करके दे सके। और इसके लिए अगर आपको नहीं पता तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के ऊपर। प्रोफेशन के केस में आपको पता है कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे इनकम जनरेट करना है, लेकिन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के केस में आपको ना पता हो। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा और उनके कहे अनुसार आपको अपने मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा रिटर्न्स आप अर्न कर सकें। ठीक है, तो आपका जब तक पैसा अच्छे से काम नहीं करेगा, पैसा अच्छे से आपको रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक आप अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, दिस इज दी वन एरिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर एरिया जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स को और एक्सप्लोर करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं खत्म कर रही होती है, खा रही होती है। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा तो आपका सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और आपको तब भी शॉर्टेज की वहां पे जो
कमी है, जो पैसों की कमी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपका जो अर्निंग है, आपकी जो इनकम, आपके जो रिटर्न्स हैं वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो डेली लाइफ में है। अगर ब्रेड की बात करें तो सन 2000 में जितने रुपए का था 2030 में उसकी कीमत कुछ और होने वाली है। मिल्क कुछ से कुछ हो जाएगा, पेट्रोल कुछ से कुछ हो जाएगा, हायर एजुकेशन जो इतने में मिल जाती थी अब वो इतने में मिला करेगी। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच इम्पैक्ट्स योर डेली लाइफ, विच इम्पैक्ट्स योर इनकम। तो इसलिए आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो बाइंग पावर है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय गुजरेगा आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है। वो कम होती जाती है क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन उसको कम करता है। इसलिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी है ताकि आपकी परचेजिंग पावर कम ना हो। इन शॉर्ट कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो श्रिंक्स करता है अपनी बाइंग पावर को, अगर आपका इनकम ग्रो नहीं होगा, अगर आपके रिटर्न्स डेवलप नहीं होंगे तो। ठीक है, इसी का एक और अगर आप चार्ट व्यू में देखना चाहें तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप आज के डेट में 10,000 रुपये खर्च करते हैं, अगर आपकी आज की डेट में जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपीज़ है पर मंथ, तो 20 साल के बाद ये 3 गुना हो जाएगा। 20 साल के बाद ये 3 गुना हो जाएगा। अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% पर एनम का है, तो जो 10,000 रुपये आज आप एक महीने में खर्च करते हो, 20 साल के बाद आपको 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्या आपको पता है कि 20 साल के बाद आपके पास 30,000 रुपये खर्च करने के लिए कहाँ से आएंगे? नहीं। तो इसलिए आपको सेविंग्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, ताकि ये पैसा आप कैसे मीट आउट कर पाएंगे 20 साल के बाद, जब हम मान के चल रहे हैं 6% की अर्निंग। तो अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कहेंगे अच्छा सर, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो अगर हमारी अर्निंग पे रिटर्न भी 6% पर एनम आने लग जाए तो हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट नहीं, मतलब इन्फ्लेशन को मीट नहीं करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। मतलब क्या हुआ कि 6% अगर इन्फ्लेशन है, 6% ही आप भी अगर रिटर्न्स कमाते हो तो दिस इज नॉट अ वाइज सॉल्यूशन। ये एक बहुत समझदारी का आपका जवाब नहीं है, बहुत समझदारी का ये आपका अप्रोच नहीं है। A good investment may not only match inflation but is also likely to beat it। आपका जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ इन्फ्लेशन को मैच नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन 6% है तो आपका इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी 6% आ रहा है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। वो बीट करने लायक होना चाहिए। मतलब अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इट शुड बी हायर देन दैट, 7%, 8%, 9%, 10%, वॉट एवर इट इज, बट इट शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन। तो दिस इज कॉल्ड गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से सेविंग्स इंपैक्ट करता है, किस तरीके से एक्सपेंसेस इंपैक्ट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें फ्यूचर के लिए प्लान करनी होती है और उस अकॉर्डिंग आपको क्या सेव करना होता है, क्या इन्वेस्ट करना होता है। फिर हमने नेक्स्ट इंपैक्ट देखा इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन किस तरीके से इंपैक्ट करता है आपकी सेविंग्स को और उसको भी बीट करने के लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दिस ऑल आर द फ्यू बेसिक्स इन रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर और भी चर्चाएं करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। चलिए दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं क्या क्या इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ होते हैं आपके पास, किन किन जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस देखिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के, तो आपके पास ऑप्शन होता है पीपीएफ का, पीपीएफ इज देयर, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्टल सेविंग्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, प्रॉपर्टी है, इक्विटी शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें बच जाती हैं विच इज़ वेरी माइनर। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का मतलब मार्केट का या आज की दुनिया का अगर आपको अंदाज़ा हो तो आप ऐसा पाएंगे कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट करना पसंद करती है कहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है, क्या इसकी ऐसी खासियत है, वो हम आगे के पार्ट्स में इसको देख लेंगे। बट दीज आर दी फ्यू ऑप्शंस वेयर यू कैन इन्वेस्ट ईजिली, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है सर, अब अगर इसको क्लासिफाई कर दें तो एसेट्स के कितने क्लास है, मतलब कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर एसेट वाइज, क्लास वाइज अगर हम बाइफरकेट करें तो आपके पास 5 कैटेगरी में ये बाइफरकेट हो जाते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज डेट, उसके बाद आता है आपका रियल एस्टेट, उसके बाद आता है आपका कमोडिटीज और उसके बाद आता है कैश इक्विवेलेंट्स। ये 5 मोटी मोटी कैटेगरी है जो कि आपको एक ब्रॉड एसेट क्लास प्रोवाइड करती है कि आप अगर पीपीएफ खरीदते हैं तो वो डेट कैटेगरी में आता है, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो इक्विटी कैटेगरी में आता है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रियल एस्टेट कैटेगरी में आता है, अगर आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट में आता है, अगर आप गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं तो वो कमोडिटीज के अंदर फॉल करता है। तो दीज आर द फ्यू टाइप्स जिसमें कि आपके एसेट्स को क्लासीफाई किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ
वन बाय वन इनकी बात करते हैं डीप में चल के कि क्या है इनकी खासियत, क्या है इनकी विशेषताएं और क्या है इनके अंदर कमियां, क्या है इनके अंदर अच्छाइयां। सबसे पहला आता है आपका डेट। डेट के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? डेट के अंदर आपके पास ऑप्शंस है पीपीएफ का, एनएससीज का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, आप फिक्स डिपॉजिट्स करा सकते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। दीज ऑल आर दी डेट्स, एग्जांपल ऑफ डेट्स। नाउ इसके अंदर जो पैसा लगाया जाता है, जो इन्वेस्टर लगाता है, उसको हम लेंडर्स कहते हैं। जैसे आप इक्विटी में देखेंगे तो उसको हम ऑनर्स कहते हैं, लेकिन जब डेट में कोई पैसा देता है तो एक तरीके से आपने उधार का पैसा दिया किसी कॉर्पोरेट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये लो जी पैसा हम उधार के तौर पे दे रहे हैं, हमें फिक्स्ड इन पे रिटर्न चाहिए और हमने फिक्स टेन्योर के लिए दिया है। हो सकता है आपने 5 साल के लिए दिया हो, 2 साल के लिए दिया हो, 1 साल के लिए दिया हो, वॉट एवर द केस, बट आपका टेन्योर जो होता है वो यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो, ठीक है। उसके बाद जो रिटर्न है वो भी आपकी कंपैरेटिवली यहाँ पे फिक्स रहती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन ना के समान होता है। आप जब पैसे लैंड करते हो तभी कह देते हो कि भैया मुझे 5% 10% क्या ब्याज चाहिए, वो जो भी डिसाइड होता है वो आपको जनरली मिल जाया करता है। जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं दैट आर अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन बट ऑफर टैक्स एफिशिएंसी, मतलब कि डेट म्यूचुअल फंड जो कि आपके इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होंगे, अगर उसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा तो उसके साथ आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी टैक्स की एफिशिएंसी वहां पे मेंटेन रहती है। एंड हाई लिक्विडिटी फॉर मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अगर आप किसी भी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करना चाहें तो आप कंपैरेटिवली कर पाते हैं। आप एफडीज वगैरह में देखेंगे कि एफडीज वगैरह में जनरली कहा जाता है कि ये आपका ब्लॉक हो गया 3 साल के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो क्या इसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं? हाँ जी, ब्रेक कर सकते हैं। कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ चार्जेस काटे जाएंगे, बट आपका ये जो ऑप्शन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कि लिक्विडिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपके साथ बना रहता है डेट के साथ। इसके लिए कहा जाता है क्या कि रिलेटिवली सेफ एंड स्टडी रिटर्न्स मेक्स डेट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब कि यहाँ पे आपकी सेफ्टी इंश्योर है और प्लस जो आपका रिटर्न्स है वो भी यहाँ पे स्टडी मिलता है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर करते हैं। दिस इज दी वन ऑफ द एसेट क्लास विच इज डेट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विटी। इक्विटी के क्या फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? तो इक्विटी शेयर्स आपके इक्विटी में आ गए, इक्विटी आपके म्यूचुअल फंड्स है वो आपके इक्विटी के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद जो थर्ड है, आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थे जो हमने पीछे डिस्कस नहीं किए, उसको हम एक बार अगर देख ही ले यहाँ पे, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है आपके पीएमएस। पीएमएस बेसिकली क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। जब रियल एस्टेट में जाओगे तो आप देखोगे REIT, शॉर्ट में इसको रिट कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके बाद सेकंड आता है आपका REMF। REMF का मतलब क्या है? रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। PPF ये आपको पता है क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। NSC इसका आपको पता है क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो दीज आर द फ्यू शॉर्ट टर्म्स विच आर वेरी यूजफुल नॉमेनक्लेचर, जनरली इसको यूज किया जाता है और इसको इसी नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इस नाम से ये परिचित नहीं है मार्केट में। चलिए सर, तो हमें ये सारी चीज़ पता लग गई। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या इक्विटी के फीचर्स होते हैं? तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो यहाँ पे ऑनर्स माने जाते हैं। ऑब्वियसली आपका जो एसेट क्लास है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, आपके शेयर्स काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हो सकता है ये बहुत अच्छा इंक्रीज दे दे और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिक्रीज भी आ जाए। जनरली ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफर करता है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई चाहे कि शेयर्स में पैसा लगा के वो कुछ कमा लेगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर माना जाता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाता है और रिटर्न्स के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म के अंदर क्या मिलता है? डिविडेंड्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है। शेयर्स के लिए क्या कहावत है कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मेक्स इट सुटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म यू कैन गो विद इक्विटीज। नाउ नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के एग्जांपल्स हमने पीछे देख लिए थे। क्या इसके फीचर्स हैं? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको पैसा कम नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इसलिए ये सबके लिए नहीं रह जाता। अगला हाई जेस्टेशन पीरियड, मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पीरियड होगा, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आपको अगर उसके अंदर आपको गेन चाहिए तो उसके लिए आपको काफी समय तक वेट करना पड़ सकता है। उसका जो पीरियड है, जो वेस्टिंग पीरियड है, वो यहाँ पे काफी लंबा होता है। साथ ही में जो एप्रिसिएशन है कब देता है? लॉन्ग टर्म में देता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आपको ये रेंटल इनकम भी साथ के साथ देना शुरू कर सकता है। लिक्विडिटी काफी कम मानी जाती है, रीजन बीइंग कि आपकी प्रॉपर्टी तो है बट इट इज नॉट दैट मच इजी टू सेल इट एनी टाइम। आप कभी भी इसको बेचना चाहे तो आप इसको नहीं बेच पाएंगे, तो इसलिए लिक्विडिटी यहाँ पे लो होती है। इसके लिए क्या कहावत है? अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बट लैक्स लिक्विडिटी, मतलब कि अगर इन्फ्लेशन को हमें बीट करना है तो हम कहते हैं कि भैया आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट को तुम इन्फ्लेशन को तुम बीट कर पाओगे। लेकिन जो कमी आ जाती है वो किसकी आ जाती है कि भैया लिक्विडिटी की फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कर पाता ये ऑप्शन हमारा। ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं, अगले पे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्या क्या है, जब आप इन्वेस्ट करते हो गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड ऑयल, इस टाइप की चीज़ों के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपकी कमोडिटीज के अंदर कवर होती हैं। इसकी खासियत ये है कि जो ये इसका जो डिमांड सप्लाई है बेसिकली वो जो इन्फ्लेशन है उसको अच्छे से बीट कर पाता है, क्योंकि गोल्ड महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन कम होगा तो गोल्ड सस्ता हो जाएगा, सिल्वर भी उसी प्रोपोर्शन में चलेगा, मेटल भी उसी प्रोपोर्शन में चलेगा। तो इन जनरल कहा जाता है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इन लाइन विद इन्फ्लेशन होती है, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इन लाइन विद इन्फ्लेशन चलती है। और जो इसका प्राइस है, इन सभी चीज़ों का प्राइस है वो डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होता है। ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस घट जाएगा। तो डिमांड सप्लाई इक्वेशन अफेक्ट्स इट्स प्राइजेस एंड साथ ही में जो इसका प्राइस का इफेक्ट है वो सिर्फ नेशनल नहीं होता, यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखा जाता है कि उन प्रोडक्ट्स की, उन कमोडिटीज की ग्लोबल लेवल पे किस टाइप से रिक्वायरमेंट है। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये जो हमारा एसेट है ये काफ़ी वोलेटाइल होता है, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती है। कहावत क्या है इसके लिए कि कमोडिटी ऑफर्स एन इफेक्टिव एवेन्यू टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को हेज करने की बात करें तो काफ़ी इफेक्टिव मोड माना जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीचर्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या हुआ, ये उस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है जिसके अंदर आप इसको जब चाहे लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो आप इन फंड्स को इन कैश करा सकते हो। लिक्विड फंड्स हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, दीज ऑल आर योर कैश इक्विवेलेंट्स। हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है, बट इन शॉर्ट यहाँ पे रिटर्न्स आपके काफ़ी कम होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेविंग बैंक में जो पैसा पड़ा है उसके अंदर आपको 3% का ब्याज मिलता है, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं कर पा रहा, लेकिन लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है। वेरी लो रिस्क ऑफ कैपिटल इरोजन, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका पैसा डूबेगा, इस टाइप का कोई आपकी रिस्क है ही नहीं, कोई संभावना है ही नहीं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आर मोर टैक्स एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल सेविंग। ऑब्वियसली बात है बैंक में पैसे रखने से अच्छा है कि आप इसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दो, आपको अर्निंग ज़्यादा मिलेगी और टैक्स सेविंग का फायदा भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी म्यूचुअल फंड कैटेगरी। ओके सर, क्या कहावत है इसके लिए, मेंटेन अ कपल ऑफ मंथ एक्सपेंस इन द लिक्विड एसेट। कभी भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए हैं, आप ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर से कुछ पैसा आप लिक्विड फंड में डालें और वो पैसा उतना होना चाहिए जिससे कि आपके कुछ महीनों का गुजारा हो सके। सपोज आपकी हर महीने की रिक्वायरमेंट होती है खर्चे की 1,000 रुपए, आपके पास ये पता है कि आप इनकम आता है 1,000 रुपये खर्च कर लेते हो, 10,000 आपकी सेविंग है, स्टिल कहा जाता है कि भैया 1,000 रुपये अगर आपके एक महीने का खर्च है तो 2 से 3 महीने का खर्च जो है वो आप लिक्विड फंड में डाल के रखो कि किसी भी कारण से अगर ये 1,000 रुपये आपके पास आने बंद हो गए तो एटलीस्ट 2-3 महीने आपका गुजारा हो पाएगा। तो उतना पैसा आपको मंथली एक्सपेंसेस का लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इस टाइप की सर्वाइविंग की प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में अराइज ना हो पाए। नाउ विल यू प्ले विद योर मनी, क्या आप अपने पैसों के साथ खेलना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली कोई भी अपने पैसों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, इसलिए कहा जाता है कि भैया अपने पैसों के साथ मत खेलो, एक्सपेरिमेंट मत करो। आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इन पे भरोसा करो और अपने पैसों को आउटसोर्स कर दो, अपने पैसे को इनके थ्रू इन्वेस्ट करो ताकि आपको लॉस होने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी कम हो जाए या कह लो कि मिट जाए। ठीक है, तो दीज ऑल आर द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जिसको हमने यहाँ पे समझा, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स का एक नेक्स्ट लेवल था। इसके आगे हम और पढ़ेंगे और हम डीप में चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और उसके बाद कुछ फैक्टर्स को और समझेंगे विच इज आवर लास्ट टॉपिक। टिल देन इतना ही, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। चलिए दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सटेंडेड बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्यों हमने बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को छोड़ के हम म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सी और गहराई में जाना पसंद करेंगे, बिकॉज दिस इज दी प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट अप्रोच। आज के टाइम पे अगर कोई भी इन्वेस्ट करने की सोचता है तो दिस इज वेरी रीजनेबल, ओपन फॉर ऑल, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके म्यूचुअल फंड्स में ही होती हैं अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो इसलिए इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं और क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं, ऐसा क्या बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है। तो इसका आपको ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है। चलिए जी, तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा जो है वो किसको दे देता है, वो अपना पैसा दे देता है फंड मैनेजर को। जो भी फंड मैनेजर है उसको अलॉट कर देता है। जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर, और वहां से इनकम जनरेट करता है और जो भी इनकम जनरेट करता है वो उसको पास ऑन कर देता है किसको, वापस इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा अच्छा रिटर्न अर्न कर पाता है अपने पैसों के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चार्जेस आपके जो है, मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो काटे जाते हैं, दैट्स अ वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ही माइनर अमाउंट होता है जो डिडक्ट किया जाता है। बट होलसेल में आप ये कह सकते हो कि आपका पैसा इस तरीके से रोटेट होता है और आपको एक अच्छा इनकम यहाँ पे मिल पाता है। नाउ क्या एडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड के, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। जो हमारे
म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स है। लाइक एसबीआई अगर मैनेज कर रहा है आपका, बिरला सन लाइफ अगर मैनेज कर रहा है, टाटा अगर मैनेज कर रहा है, तो दीज ऑल आर दी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं जो आपके पैसों को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं अच्छा रिटर्न अर्न करने के लिए कंपैरेटिवली कि आप खुद से मैनेज करें। नंबर 2, पोर्टफोलियो डाइवर्जन। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो मिलते हैं। आपका जो पैसा है वो अलग अलग टाइप के एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में लगाया जाएगा, ऐसा भी नहीं कि डेट में लगाया जाएगा, ऐसा भी नहीं कि कमोडिटीज में लगाया जाएगा। सबको मिक्स करते हुए एक अच्छा कॉम्बो बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड ऑप्ट किया है। अगर आप इक्विटी का करना चाहते हैं तो आप इक्विटी का भी कर सकते हैं, डेट का करना चाहें तो डेट का भी कर सकते हैं, और अगर आप हाइब्रिड करना चाहें तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, और दैट टू उसके अंदर पूरी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, ताकि आपको बेस्ट रिटर्न वो कमा के दे सके। जो यहाँ पे कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। जो फंड मैनेजमेंट फी है वो कंपैरेटिवली बहुत लेस है। जो मैंने आपको कहा कि आपका जो पैसा लगता है और घूम के जो आपके पास वो रोटेट होकर आता है अच्छी अर्निंग के साथ, उसके ऊपर जो ओवरऑल कॉस्टिंग है, जो चार्जेस है, जो फीस लेते हैं यहाँ पे बॉडीज, वो काफ़ी कम है। टैक्स एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है आपका म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर अगर आपका पैसा 12 महीने से ज़्यादा पड़ा रहा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ इसमें जो डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो टैक्स फ्री होते हैं इन्वेस्टर्स के हैंड में। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स एफिशिएंट भी हो गया। लिक्विडिटी की बात करें तो अगर आपने इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स लिए हैं जिसमें कि पॉसिबिलिटी होती है, इसके अंदर टाइम आपका मैंडेटरी नहीं होता कि आपको 2 साल 1 साल आपको उसको रखना है, तो उसके अंदर आपको लिक्विडिटी की फैसिलिटी मिल जाती है। या इवन तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स पाए जाते हैं जो जनरली कहते हैं कि भैया 1 साल तक आपको रखना है, लेकिन अगर इससे पहले विड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज ले लिया जाएगा और इतना % आपको काट के पैसा दे दिया जाएगा। मतलब लिक्विडिटी इज स्टिल देयर, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड। ये अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको एग्जिट लोड कुछ पे करना पड़ सकता है। जो भी आपने म्यूचुअल फंड ऑप्ट किया होगा उसके स्टार्टिंग में आपको ये चीज बता दी जाती है कि अगर आप इसके टेन्योर से पहले इसको क्लोज करेंगे तो क्या आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर आपको पैसों की कुछ इमरजेंसी आती है तो इट प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑल्सो। ट्रांसपेरेंसी, पूरी अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। आपके जो भी यहाँ पे आपके जो फंड्स हैं वो जो मैनेज हो रहे होते हैं उसको प्रॉपरली व्यू किया जाता है, प्रॉपरली देखा जाता है और साथ ही में आपको दिखाया जाता है। साथ ही के साथ जो भी आपके पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, पेंशन मैनेजमेंट होती है, सॉरी जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं और म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट की टीम होती है, उनकी एक अपनी रेटिंग होती है। उनको एजेंसीज वगैरह रेटिंग देती है, उनको बताती है कि भैया किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। उनके ऊपर अपनी पब्लिकेशंस वगैरह लेके आती है और उनको ये चीज़ बताया जाता है कि जो ये वाली है इसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, ये वाली रेटिंग खराब है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पैसों को कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, कितना % फंड कहाँ एलोकेट किया है, कितना % कहाँ एलोकेट किया है, पुराने इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड कितने हैं, पुराने में इन्होंने कितना रिटर्न्स कमा के दिया है। इस टाइप की सारी बातें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टर को बताई जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी इज देयर। और बात करें रेगुलेशन की तो इसके लिए एक अपना ही रेगुलेशन है सेबी का, सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996, जो कि इस म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। तो आप इस तरीके से भी एश्योर हो सकते हैं कि आपका पैसा कहीं भी गलत जगह यूज नहीं होगा और वो अच्छे से रेगुलेट रहेगा और वो बचा हुआ रहेगा। कन्वीनियंट ऑप्शन मतलब क्या है यहाँ पे कि आप चाहें तो एक साथ लमसम में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे तो आप एसआईपी ले सकते हैं और 200, 500, 1000 रुपए जिस तरीके से भी एसआईपी आपने ऑप्ट की है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग छोटे छोटे पैसे से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दिस आर दी कन्वीनियंट ऑप्शन जो कि बाकी किसी के अंदर नहीं मिलता। आपको ऐसा नहीं कि बहुत मोटे पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपके पास मोटा पैसा है तो भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको फैसिलिटीज दी जाती है। वैरायटी ऑफ स्कीम्स, जैसे आपने देखा कि अलग अलग टाइप के आपको एसेट्स हैं, तो अब आपके डिपेंड करता है कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप ईएलएसएस ऑप्ट कर लो, अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम ले लो, अगर आपको सेफगार्ड चाहिए तो आप डेट ओरिएंटेड ले लो, अगर आप दोनों का मिक्स चाहते हो तो आप हाइब्रिड ले लो। डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लिक्विडिटी अपनी मेंटेन करनी है तो आप लिक्विडिटी वाले म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकते हो। तो ऑल इज अप टू यू, एज पर योर रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड कस्टमाइज किए हो और इतने टाइप्स के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नाउ ब्रॉड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो कौन कौन से ब्रॉड टाइप्स हैं? अगर वैसे मैंने बताया कि कैटेगरीज बहुत सारी, जैसे लिक्विड फंड में बात करें तो आपके 50 से ऊपर लिक्विड फंड्स होंगे, बट एक ये कैटेगरी है विच प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लिक्विड फंड जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके अंदर अगर आपने पैसा जमा किया है तो अगर आपको सिंगल डे के अंदर पैसा विड्रॉ करना है, सेम डे अगर पैसा विड्रॉ करना है, कोई इमरजेंसी आ गई तो आप विड्रॉ कर सकते हो। ये फैसिलिटी देता है कौन? लिक्विड फंड। अगला आता है डेट फंड। डेट फंड के अंदर आपको जो टेन्योर है वो जनरली मीडियम या शॉर्ट टर्म से कह लो लॉन्ग टर्म तक रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टडी इनकम मिलती है। रिटर्न जो आपका है वो स्टडी होता है, एक फिक्स्ड आपको मोटा मोटा अंदाजा पता लग जाता है कि इतना तो ये अर्न करके देगा ही आपका फंड। तो जो लोग कम रिस्क लेना पसंद करते हैं वो लोग डेट फंड को चूज करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि लेस
हमें रिटर्न बेशक थोड़ा कम मिल जाए बट हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगला आता है इक्विटी, जहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा लेने की क्षमता रखते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाते हो, जहाँ पे मोस्टली पैसा जो आपका है, जो आपके फंड का मोस्टली पैसा है वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। डेट के अंदर रिस्क कम है तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलती है, वेयरएज इक्विटी के अंदर रिस्क ज़्यादा है तो इसके अंदर आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलती हैं, तो वो इसको चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड, जो कि मिक्स हो गया आपका शेयर्स का और बॉन्ड्स का, मतलब इसमें डेट की फैसिलिटी भी है और इक्विटी भी की फैसिलिटी भी है। तो ये भी एक मॉडरेट रिस्क जिसको लेना है, जिसको ना ज़्यादा लेना है ज़्यादा कम लेना है, तो वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करते हैं, जिसके अंदर उनको मॉडरेट रिस्क की फैसिलिटी के साथ साथ अच्छा रिटर्न मिल पाता है। नाउ अगर डिटेल में बात करें तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से क्लासिफाइड है, तो इसकी दो कैटेगरी और है जिसको कहा जा सकता है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि एक ओपन एंडेड स्कीम्स हो गए, ओपन एंडेड फंड्स हो गए, दूसरा क्लोज एंडेड फंड्स हो गया। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, मतलब आज मैंने इन्वेस्ट किया, कल मुझे विड्रॉ करना है, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज एंडेड में क्या हो गया, जिसमें आप आ तो सकते हैं लेकिन जाने की एक समय सीमा आपको पहले ही बता दी जाती है कि अगर आपने इसमें पैसा डाला तो 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते, 5 साल तक नहीं निकाल सकते, एज द केस में भी। तो इस टाइप की म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड होता है जहां पे आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कुछ लोड्स वगैरह है, कुछ चार्जेस वगैरह काटने हैं तो वो काट लिया जाएगा, बट आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो स्टक नहीं होगा। अगला आता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उस अकॉर्डिंग, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आपके म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज इक्विटी फंड, नंबर 2 इज बैलेंस्ड फंड एंड नंबर 3 इज डेट फंड। इक्विटी फंड की अगर वैरायटी देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो ये सारे इक्विटी फंड है जिसमें इंडेक्स फंड्स आते हैं, आपके डिविडेंड यील्ड फंड्स आते हैं, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स आते हैं, थीमेटिक फंड्स आते हैं, सेक्टर फंड्स आते हैं और ईएलएसएस आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको टैक्स सेविंग्स, टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको हम कहते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस फंड हो गया जहां पे आप डेट ओरिएंटेड ले लो तो डेट की आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, इक्विटी ओरिएंटेड ले लो तो वो इक्विटी स्पेसिफिक होगा, उसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे एज वेल एज रिस्क भी आपका ज्यादा होगा। और ये कुछ कैटेगरी है आपके डेट फंड्स की। ऐसे आपको सारे नाम पता हो इतना कोई जरूरी नहीं है, बट मोटा मोटा ये सारी कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम फंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ना। अगर इन सारी बातों को हम एक रिकैप करें और समझने की कोशिश करें तो क्या समझ में आपको आएगा कि भैया जो आपका सेविंग है वो काफ़ी नहीं है। आपने पैसे बचा लिया, आप कहते हो घर पैसे बचा तो लिए, अब और क्या करें, नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, अच्छी जगह पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपके सेविंग्स को खा जाएगा। मतलब कि अगर आपने घर पे पैसा रखा है तो मार्केट में तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कैसे उसको मीट करोगे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने बैंक में पैसा रखा है, तो सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रखोगे तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% का, बट आपका इन्फ्लेशन जो है वो कितने का है, वो 6% का है। तो उस केस में भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे और इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपका सारा पैसा जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या जरूरी है कि पैसों को आप इन्वेस्ट करें। पैसों को सेव करना आसान है बट इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको प्रूडेंट डिसीजन लेने होते हैं, एक अच्छी साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी होती है, तभी आप जाके इन्वेस्ट कर पाते हैं। और उन सभी चीज़ों में जो आपको बेस्ट एक कॉम्बो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है कौन, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या खासियत है कि इन्वेस्ट करना आसान है और साथ ही में कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको नीचे लिस्ट डाउन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है, आपका पैसा गलत हाथों में नहीं है, प्रोफेशनल्स को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आपको एश्योरेंस होती है कि आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। लिक्विडिटी फैसिलिटी भी यहाँ पे होती है, रिस्क डाइवर्जन होता है, ज़्यादा रिस्क लेने वाले ज़्यादा रिस्क टाइप के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कम रिस्क लेने वाले कम रिस्क टाइप वाले म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। कॉस्टिंग काफ़ी कम है, जो मैनेजमेंट फीस है वो काफ़ी यहाँ पे कम है। प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत सारी है, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप उसको चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है पूरा का पूरा फंक्शनिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं या फिर आपको भी सारा कुछ साझा किया जाता है इन्वेस्टर्स को कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो आपकी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको साझा की जाती है। और रेगुलेशंस की बात करें तो सेबी का रेगुलेशन एक्ट भी है जो कि यहाँ पे इसको रेगुलेट करके चलता है। तो ओवरऑल दीज आर दी रिकैप्स, क्विक रिकैप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी खासी जानकारी यहाँ पे हो गई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि आने वाले वीडियो में होगा। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चलिए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिक्स को फाइनली अब खत्म करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम एक बड़े अच्छे कोट के साथ शुरुआत करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इन्वेस्टमेंट का सक्सेस जो है उसके लिए एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी जरूरी है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के अंदर सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। तो उसी फाउंडेशन की हम शुरुआत करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो हमने पीछे भी कवर की और उसके अंदर और क्या क्या एड ऑन है, किस तरीके से उसको समराइज किया जा सकता है और किस तरीके से उसको एक वेल ओरिएंटेड मैनर में पेश किया जा सकता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। वो 5 की
फैक्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर पहला आता है स्टार्ट बाय लिस्टिंग आउट गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। अगर आपको उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। मतलब कि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी एक एसेट क्लास में, लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बस इक्विटी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप डेट में कर रहे हैं तो डेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिक्विडिटी में कर रहे हैं तो लिक्विड में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डाइवर्सिफाई करना है, सभी के अंदर थोड़ा 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 पैसा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करके चलना होता है। सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। अब अगर इक्विटी में भी देखने जाएंगे तो 50 तरीके के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अगर डेट में जाएंगे तो 50 तरीके के मिल जाएंगे, लिक्विडिटी में भी 50 तरीके के मिल जाएंगे। तो आपको एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करना है, रेगुलर बेस पर रिव्यू करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा फायदा आपको नहीं दे रहा है तो आप उससे स्विच कर सकते हैं, दूसरे पोर्टफोलियो में भी शिफ्ट हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्ट अर्ली। इसके ऊपर हम एक अच्छी बात करेंगे, इसके अंदर एक प्रॉपर केस स्टडी आपको समझाया जाएगा जिसमें आप देख पाओगे कि अर्ली स्टार्ट करने का क्या ड्रास्टिक फायदा हो सकता है, क्या मेजर इंपैक्ट है स्टार्ट अर्ली का। ठीक है, तो दीज आर दी 5 थिंग्स विच वी डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। नाउ सबसे पहला आता है स्टार्ट बाय लिस्टिंग आउट गोल्स। आपके गोल्स पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, क्यों आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है। हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, हो सकता है चाइल्ड्स मैरिज के लिए कर रहे हैं, हो सकता है गाड़ी खरीदनी हो सकता है घर खरीदना हो सकता है इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना हो सकता है आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हो। तो उस अकॉर्डिंग आपको लिस्ट आउट करने पड़ेंगे आपके गोल्स क्या हैं, कितना टाइम है उसमें और कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। बेस्ड ऑन दैट आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भैया जो पैसे हैं वो हमेशा लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और जो आपकी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए। तो प्रायोरिटाइज आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं उसको आप प्रायोरिटी देंगे हाई हाई हाई, मीडियम मीडियम मीडियम। इमरजेंसी फंड चाहिए, दिस इज हाई प्रायोरिटी। आपको चाइल्ड हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो, दिस इज हायर प्रायोरिटी। आपके रिटायरमेंट की बात करें, दिस इज हायर प्रायोरिटी। इंटरनेशनल वेकेशन मीडियम में डाल सकते हो, गाड़ी खरीदना मीडियम में डाल सकते हो, बच्चों की शादी मीडियम में डाल सकते हो। हर किसी का अपना अपना टेनियर है। इमरजेंसी फंड जो है आपको वो फर्स्ट डे से चाहिए होता है, दिस इज अर्जेंट इन नेचर। एजुकेशन जो है उसके लिए 5 साल का टाइम, रिटायरमेंट हो सकता है 15 साल के बाद हो आपकी। इंटरनेशनल वेकेशन आप 1 साल के बाद जाना चाह रहे हो, एज द केस में भी। उस अकॉर्डिंग आप रिक्वायर्ड अमाउंट देखते हो कि भैया आपकी जो अर्जेंट नीड है वो 3 से 6 महीने की सैलरी से पूरी हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए अकॉर्डिंग टू डैट। और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हो कि भैया इसके लिए तो लिक्विड करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको हाइब्रिड में जाना चाहिए, अपने रिटायरमेंट का आपको टाइम पीरियड ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए आपको इक्विटी ऑप्ट करना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसको आपको दिमाग में रखते हुए अपने फाइनेंशियल गोल प्रायोरिटाइज करने चाहिए कि आपका अपना पैसा है, इसको आप कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो पाएगी। ना डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लास। आपने देखा कि बहुत सारे टाइप के आपके एसेट्स की क्लास है। आपके पास रियल एस्टेट का ऑप्शन है, आपके पास इक्विटी का ऑप्शन है, आपके पास कमोडिटीज है, आपके पास शॉर्ट टर्म डेट है, इंटरनेशनल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, गोल्ड है, ये सारी चीजें हैं। आपको अच्छे से उसको डाइवर्सिफाई करना है कि आपको कितना पैसा किस में डालना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। कुछ पैसा इसमें डालें चलेगा, कुछ इसमें होना चाहिए, कुछ लिक्विड में भी होना चाहिए, कुछ आपके शॉर्ट टर्म डेट्स में होने चाहिए, कुछ कमोडिटीज में होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन को मीट कर पाएगा। हर टाइप के क्लास की एक अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी भूमिका है और आपको उसको सबको ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना होता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना होता है। कभी भी अपना पैसा एक जगह पे एक क्लास के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में लगा है, सारा का सारा डेट में लगा है, सारा सारा लिक्विड फंड में लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका एक परफेक्ट मैप होना जरूरी है, परफेक्ट मैचिंग होना जरूरी है। एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है उसको आपको यहाँ से देखने से मिलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन। अगर बात करें कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस किससे तय की जाती है तो उसके अंदर जो 91% की भूमिका है वो आपकी है एसेट एलोकेशन की। सिक्योरिटी सिलेक्शन, आपने क्या सेलेक्ट किया उसका सिर्फ 5% रोल है, किस टाइम पे आपने सेलेक्ट किया उसका 2% रोल है और बाकी बातों का 2% का रोल है। तो मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हो कि आपने चयन कैसा किया है, आपका एसेट एलोकेशन का जो आपने चूज किया है वो कैसे चूज किया है, दैट इम्पैक्ट 91% ऑफ योर रिटर्न्स। आपकी जो रिटर्न्स आएंगे वो 91% इम्पैक्ट करती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने एसेट्स को एलोकेट किया है। तो परफॉर्मेंस आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एसेट्स के एलोकेशन के ऊपर। दीज आर फ्यू थिंग्स, कुछ डाटा है पुराने सालों का दिया हुआ है, इसमें इतना डीप जाएंगे नहीं, आप एक बार इसको समझ लेना। बट ये एसेट्स के अलग अलग टाइप के एसेट्स के कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे बताया गया है कि किसने किस किस प्रकार के रिटर्न्स पीछे के सालों में प्रोवाइड किए हैं। ऐसा इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है डिस्कशन के लिए। आगे बढ़ें, गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन। जैसे कि मैंने आपको
पीछे बताया कि अगर आपको गोल है, आपका गोल है कि कैपिटल ग्रोथ चाहिए, तो इसके अंदर आप रिस्क मीडियम टू हाई ले सकते हैं और पीरियड आपके पास अबव 3 to 5 ईयर्स है, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए या ग्रोथ फंड में करना चाहिए। अगर आपका गोल है इनकम का, अगर सिर्फ और सिर्फ गोल है इनकम का, तो उसके अंदर रिस्क आप मीडियम टू लो लेंगे और पीरियड आपका 1 से 3 साल हो सकता है, तो उसके इसमें आप इन्वेस्ट कहाँ करें, आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करें, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या फिर कुछ कंपनी की फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हैं उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपका गोल है कैपिटल प्रिजर्वेशन, सिर्फ पैसों को संभाल के रखना है और इमरजेंसी में काम आ जाए, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, तो उसके अंदर आप रिस्क लेना चाहेंगे लो टू मीडियम और आपका जो पीरियड होगा वो लेस देन 1 ईयर का है। आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में आपको मनी मार्केट फंड्स में हो गए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए, गवर्नमेंट पेपर हो गए, इन जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही पुरानी कहावत है कि नियरर द गोल लोअर द रिस्क एंड वाइस वर्सा, मतलब कि गोल अगर छोटा होगा तो आपको रिस्क भी कम लेना चाहिए। अगर गोल छोटा है तो ऑब्वियसली बात है रिस्क लें, सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो पैसा ग्रो होता है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो होता है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो उसके अंदर आपको कम अर्निंग वाली जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। नाउ सिलेक्शन ऑफ द राइट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे ये सारी चीजें एसेंशियल्स जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ईयर की है तो आपको लिक्विड फंड में जाना चाहिए, 1 से 3 साल की तो डेट फंड में जाना चाहिए, 3 से 5 साल की तो हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, अबव 5 ईयर से तो आपको इक्विटी फंड में चाहिए, और अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर गोल आपको चूज करना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में फॉल करना है। नाउ पोर्टफोलियो रिव्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो भैया जो आपके एसेट्स एलोकेशंस हैं उसके अंदर आपका हो सकता है डेविएशन, हो सकता है वो आपको इतना अच्छा फायदा ना दे रहे हो, तो इसलिए आपको वो चेक करने के लिए, अपने डेविएशंस वगैरह को चेक करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है या बहुत बेकार परफॉर्मेंस चल रही है, मार्केट रिस्क कैसा है, किस तरीके से चेंज हुआ है, रेगुलेशंस में किस प्रकार के चेंज आए हैं, टैक्स लॉज में किस प्रकार के चेंज आए हैं, क्योंकि ये सारे बदलाव जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखने के लिए आपको टाइमली रिव्यू करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो की, ताकि अगर उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो वो टाइम रहते आप कर पाए। ऐसा नहीं कि बंद आंखों से एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद भूल गए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, टाइमली उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। नाउ रिव्यू प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या देखते हो, तो रिव्यू अक्रॉस एसेट क्लास, रिकॉर्ड ओरिजिनल एसेट एलोकेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपने ओरिजिनल में कितना एसेट एलोकेट किया था, अ सर्टेन क्वांटम ऑफ डेविएशन इन एसेट एलोकेशन, आपको पता लगाना है कि कितना उसके अंदर डेविएशन आया है, टेक करेक्टिव एसेट एलोकेशन एक्शन, उसको ठीक करने के लिए जो भी आपको सही कदम उठाने की जरूरत है वो आप उठाएंगे, और सेल आउट परफॉर्मिंग एसेट क्लास और बाय अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास टू मैच ओरिजिनल एसेट एलोकेशन, मतलब कि अगर कोई आउट परफॉर्मिंग है तो उसको बेच दो, कोई अंडर परफॉर्मिंग है तो उसको परचेज कर लो, ताकि आपकी जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मीट आउट हो सके। रिव्यू विद इन द एसेट क्लास, लिस्ट आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो आपको बाइफरकेट करना है कि वो वाले आपके एसेट्स जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो वाले जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, रीजन असरटेन करो कि भैया क्यों अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है और क्यों कहीं पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, और अगर लग रहा है आपको कि कोई अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और वो जस्टिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जस्टिफाइड नहीं है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने चेंजेस को प्लान कर सकते हो। तो दीज आर दी कैटेगरी, दीज आर दी प्रोसेस जिसके तरीके से आप रिव्यू करते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट अर्ली, अब इसको आप समझेंगे एक कहानी के जरिए जो कि आपको दिखाएगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट है। इसको हम बिल्कुल ही शांत दिमाग से और बिल्कुल ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी स्टोरी बताई गई है, मनन और जिगर की। स्टोरी किसकी बताई गई है, मनन और जिगर की। मनन एंड जिगर आर टू आर ओल्ड फ्रेंड्स हु रिटायर्ड एट 60 ईयर्स, 60 साल पे रिटायर हुए। दे मेट एंड डिस्कस द इन्वेस्टमेंट टिल रिटायरमेंट, इन्होंने आपस में बैठे और इन्होंने कहा डिस्कस करते हैं चलो जी कि हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जब हम रिटायर हुए तब तक। मनन इन्वेस्टेड 1 लाख एवरी ईयर फ्रॉम द एज 30 to 60, मनन ने 30 से 60 साल की एज में 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किया, और जिगर ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। इन भाई साहब ने भी 1 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया 40 की एज में और 60 साल तक ये इन्वेस्ट करते रहे। बोथ अर्न 10% पर एनम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों ने जो कमाया है वो 10% पर एनम के हिसाब से कमाया है। ठीक है, ये तो हो गए फैक्ट्स। अब इसका इंपैक्ट देखो आप, इंपैक्ट क्या पड़ा इसका। तो मनन ने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 लाख, इसने भी कितना किया, जिगर ने 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका जो एज था वो 30 से 60 था, इसका 40 से 60 था। रेट रिटर्न दोनों को 10% मिला है। इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा वो 30 साल रहा, इसका 20 साल रहा। टोटल जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया वो 30 लाख किया, इसने 20 लाख किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, इसने इन्वेस्ट ज्यादा किया है तो आप बोलोगे कि इसको तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसकी रिटायरमेंट में ज्यादा इसको बड़ा कॉर्पस मिलेगा। बट कितना बड़ा, 10 लाख ही तो ज्यादा है, तो कितना बड़ा मिलना चाहिए, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा मिलना चाहिए। दिस इज द फिगर, दिस इज द रिजल्ट कि मनन को जो कॉर्पस मिला एट द एज ऑफ 60 वो कितना मिला,
1.8 करोड़, और वही जो जिगर को मिला वो कितना मिला, 63 लाख रुपीज ओनली। ठीक है, इसने कितना लगाया था, 30 लाख रुपए, और कितना टाइम दिया था, 30 साल। इसने 20 लाख रुपए लगाया था, इसने 20 लाख रुपए लगाया था और कितना टाइम दिया था, 20 साल। और रिटर्न्स में देखो कितना चेंज है, 3 टाइम्स का चेंज है। क्यों, क्या डिफरेंस है, क्या इससे कहा जा रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है कि ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्ली एज पे स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तब जाके आप देख पाओगे क्या, कंपाउंडिंग के रियल पावर को। व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट विल टेल यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन लंबा होगा तो आपको कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है सर। नाउ अब ये कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई हैं जो कि एक नॉर्मल कुछ स्टैट्स को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर हम डीपली नहीं जाएंगे। आपको ओवरऑल मैंने स्टार्ट अर्ली का बेनिफिट समझा दिया है, एंड दैट इज इनफ। Power of SIP, this is also, there is a quote, SIP is a process oriented approach. SIP is a process oriented approach where fixed amount is invested irrespective of the market level। मतलब क्या हुआ कि SIP बेसिकली क्या है कि अगर आप कहते हो 500 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे तो हर महीने आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं है, आप 500 रुपये हर महीने अपना SIP के नाम पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी सोच होती है जब आप मार्केट का इंपैक्ट नहीं, मार्केट पे आप ध्यान नहीं देते, मार्केट पे जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो ध्यान देता है और आपके पैसे को अच्छे से एलोकेट करके चलता है। तो हो सकता है आप कभी ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो जब मार्केट बहुत बूम पे हो, और कभी ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो जब मार्केट बहुत लेस पे हो, बट आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने पीछे समझ लिया, और मैथमेटिकल चीजें हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता होगा। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कौन कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 8th वंडर है, 8वां अजूबा है हमारी दुनिया का, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, क्योंकि ये इतना ड्रास्टिक आपको इफेक्ट देता है, आपको इतने अच्छे तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। स्टार्ट अर्ली फॉर बेस्ट कंपाउंडिंग रिजल्ट्स, ये हमने पीछे एग्जांपल में देख लिया कि एक ने इन्वेस्टमेंट 30 साल किया तो उसको 1.8 करोड़ मिले, एक ने 63 लाख किया है और 20 साल इन्वेस्ट किया तो उसको 63 लाख रुपीस मिले। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या इसका इंपैक्ट, अगर वो 40 साल के बाद करेगा और उसके अंदर अगर एक्यूमुलेशन आप देखोगे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.62 लाख पर एनम। नहीं सॉरी, इसको एक बार रिलेट करते हैं। यू आर 30 years old, इफ यू सेव 1 लाख एवरी ईयर टिल द एज ऑफ 60 तो और जनरेटिंग 10% रिटर्न, तो उस केस में आपने देखा कितना एक्यूमुलेट हुआ, 1.8 करोड़। वही अगर 40 years का होगा, वो भी 1 लाख रुपए कर रहा है इन्वेस्ट, तो उसने कितना किया 20 साल की इन्वेस्टमेंट के पास, रिटायरमेंट की एज में उसको कितना मिलेगा, 63 लाख रुपीज। इस दोनों को अगर सम अप करते हैं तो इफ यू स्टार्ट एट एज 40 एंड विश टू एक्यूमुलेट 1.65 करोड़, अगर आप इतना एक्यूमुलेट करना चाहते हो एट द एज ऑफ 60, हाउ मच डू यू नीड टू सेव एवरी ईयर, 2.62 लाख पर एनम। मतलब कि आप चाहते हो इतना फंड मिले आपको, 1.65 करोड़ का फंड मिले, तो उसके लिए आपको 2.62 लाख पर एनम करना पड़ेगा, जबकि यहां पे आप कितना कर पा रहे हो, सिर्फ 1 लाख से वो फायदा उठा पा रहे हो। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, नथिंग एल्स। ऑल्दो मैथमेटिकल चीज है, मैथमेटिकल डेविएशन है, इसको आप और अलग अलग तरीके से समझ सकते हो, बट इतना हमारी समझ के लिए काफी है। ठीक है, तो दिस ऑल आर दी थिंग्स विच वी डिस्कस इन द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने कुल मिला के पूरा का पूरा पेंशन सेक्टर कवर कर लिया, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कवर कर लिया, सारी बातें इससे रिलेटेड थी वो कवर कर ली है। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। पेंशन से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, पूरा कंटेंट उपलब्ध करा दिया गया है। आई होप आप इनकी मदद से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है चैनल के ऊपर और उससे आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।